हेलो स्टूडेंट्स, आविया एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नंदन कनाडिया है और मैं आपको आज फिजिक्स में एचसी वर्मा सॉल्व करवाने वाला हूं। बच्चों, मैंने ऑलरेडी कुछ कुछ चैप्टर्स के सॉल्यूशंस जो है वो ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं। आज जो हम चैप्टर देखने वाला है वो है सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन। उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। मैंने इस चैप्टर के भी ऑलरेडी 1 to 20 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ऑलरेडी कर लिए। आज जो हम करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 21 से करने वाले हैं। तो होपफुली बच्चों, आपके जो भी डाउट्स रहे होंगे वो सारे ही आज क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। देखो, 21st क्वेश्चन है हमारा। A light in a certain cases may be considered as a stream of particles called photons। तो बच्चों, जो लाइट है उसके ड्यूअल नेचर होता है और कुछ कुछ केसेस में उसका नेचर जो है वो हम पार्टिकल नेचर मानते हैं और उस पार्टिकल जो होता है उसको हम कहते हैं फोटोन्स। ये हम या तो आपको ऑलरेडी पता होगा या तो ये सारी चीजें हम आगे जाके 12th में मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ने वाले। ईच फोटोन इज अ लीनियर मोमेंटम ऑफ h by lambda। तो हमें यहाँ पे दिया है कि फोटोन जो है उसका मोमेंटम होता है h अपॉन लैम्बडा। अब ये ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन्ड है। अब ये ऐसे क्यों होता है, किस तरीके से फॉर्मूला हो गया, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे, पर अभी हम इसे मान के चल रहे हैं कि फोटोन का मोमेंटम होता है वो होता है h अपॉन लैम्बडा, वेर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो h जो है वो आपका कांस्टेंट है जिसे नाम दिया है प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड लैम्बडा जो है वो है वेवलेंथ। A beam of light of wavelength lambda is incident on a plane mirror at an angle of incidence theta. Calculate the change in the linear momentum of photon as beam is reflected by the mirror। अब बच्चों, हमें ये दिया है कि ये मिरर है, प्लेन मिरर। यहां पे एक लाइट इंसिडेंट हो रही है जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो है थीटा। अब मिरर के केस में हमें ये पता है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, थीटा। ये दोनों सेम होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस एज वेल एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों ही एंगल जो है वो ऑलवेज सेम होता है इन केस ऑफ प्लेन मिरर। अब देखो, हमसे ये पूछा है कि व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम। ये है हमारा इनिशियल मोमेंटम और ये होगा हमारा फाइनल मोमेंटम। अब देखो तो ध्यान से, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा। इनिशियल मोमेंटम का ये कंपोनेंट हो जाएगा p cos थीटा और ये हो जाएगा p sin थीटा। फाइनल मोमेंटम का ये कंपोनेंट हो जाएगा p cos थीटा और ये हो जाएगा p sin थीटा। अब हमारे पास इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम दोनों है, मुझे तो निकालना है चेंज इन मोमेंटम। तो मैं पहले इनिशियल मोमेंटम लिख रहा हूं। तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा p sin थीटा i कैप p cos थीटा माइनस j कैप। ये हो गया p sin थीटा i कैप प्लस p cos थीटा माइनस j कैप, एंड फाइनल मोमेंटम हो गया p sin थीटा i कैप एंड p cos थीटा j कैप। p sin थीटा i कैप प्लस p cos थीटा j कैप। हमसे पूछा है चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम आपका हो जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम ये है, दैट इज p sin थीटा i कैप प्लस p cos थीटा j कैप, और इनिशियल मोमेंटम इज p sin थीटा i कैप माइनस p cos थीटा j कैप। अब इसे सिंप्लीफाई करो, p sin थीटा i कैप माइनस p sin थीटा i कैप 0, p cos थीटा j कैप माइनस माइनस प्लस p cos थीटा j कैप। इसका मतलब हुआ 2p cos थीटा j कैप। अब मोमेंटम जो है वो h बाई लैम्बडा है, तो 2h अपॉन लैम्बडा cos थीटा j कैप। तो ये आपको मिल गया चेंज इन मोमेंटम विच इज 2h अपॉन लैम्बडा cos थीटा j कैप। तो जो ये मोमेंटम में चेंज हुआ उसकी डायरेक्शन जो होगी वो पॉजिटिव y, मतलब j कैप की डायरेक्शन है, और मैग्नीट्यूड अगर पूछा है तो वो हो जाएगा 2h अपॉन लैम्बडा इनटू cos थीटा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ये जो डायग्राम है इसका और इस क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं है, ये गलती से यहाँ पे डायग्राम आ चुका है। देखो,
क्वेश्चन में दिया ब्लॉक एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इन 3 इक्वल पार्ट। एक ब्लॉक रखा है जो एक्सप्लोड हो रहा है और तीनों पार्ट जो है वो इक्वल है, मतलब तीनों पार्ट का मास जो है वो सेम है। टू पार्ट्स स्टार्ट्स मूविंग अलोंग एक्स एंड वाई एक्सेस रिस्पेक्टिवली। मतलब ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के 3 इक्वल पार्ट हो रहा है, तो ये तीनों के मासेस जो है वो सेम होने वाला है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये फर्स्ट अगर एक्स एक्सिस में जा रहा है तो सेकंड वाई में जा रहा है, ये क्वेश्चन में हमें मेंशन है। एंड विथ इक्वल स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, मतलब इन दोनों की स्पीड एंड थर्ड तीनों की स्पीड जो है वो है 10 मीटर पर सेकंड। तुमसे ये पूछा है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ थर्ड पार्ट, तो जो भी तीसरा पार्ट है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी ये हमें निकालना। अब देखो ये जो बॉम्ब एक्सप्लोजन वाला केस होता है उसमें ये जो एक्सप्लोजन हुआ या फिर ये ब्लॉक का जो भी एक्सप्लोजन हुआ वो कहीं ना कहीं इंटरनल फोर्सेस की वजह से होता है। इसमें कहीं पे भी कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं है। अगर इंटरनल फोर्स से ही ये हो रहा है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो फिर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मतलब इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम जो है वो सेम है। इनिशियली ये ब्लॉक पूरा रेस्ट पे है, सो इनिशियल मोमेंटम जीरो। फिर ये ब्लॉक का मास m और ये x डायरेक्शन में जा रहा है, तो मोमेंटम हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी। सेकेंड पार्टिकल का मास m और वेलोसिटी y में, थर्ड पार्टिकल का मास m पर वेलोसिटी की डायरेक्शन मुझे नहीं पता, ना ही वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पता है, तो मैंने v मान। इन तीनों में से m जो है वो तो कैंसिल हो जाएगा, जीरो मतलब कॉमन होके जीरो हो जाएगा, तो ये बचा 10i कैप प्लस 10j कैप प्लस v। तो थर्ड पार्टिकल की वेलोसिटी होगी -10i कैप -10j कैप। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाले तो ये हो जाएगा 100 प्लस 100, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो ये हो गया 10√2 मीटर पर सेकेंड। तो जो आपका थर्ड पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 10√2। अब इसकी डायरेक्शन की बात करें तो थर्ड पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो किस तरीके से है, -10i कैप -10j कैप, मतलब कुछ इस तरीके से। थर्ड पार्टिकल जो है वो कुछ इस तरीके से जा रहा है जिसमें नेगेटिव x और ये नेगेटिव y में जा रहा है। x कंपोनेंट भी 10 है, y कंपोनेंट भी 10 है, दोनों कंपोनेंट्स जो है वो 10 है। तो ये थीटा अगर निकालोगे तो ये थीटा कितना मिल जाएगा, 10 थीटा करोगे 10/10। ये 10 वेलोसिटी जो है वो यहाँ पे अगर आप दिखा दो तो ये होगा 10 थीटा 10/10 मतलब 1, थीटा हो जाएगा आपका 45, मतलब यहाँ से 45 है। तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से देखोगे तो 90 प्लस 45 135। तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से तीसरा कंपोनेंट जो होगा वो 135 डिग्री पे होगा एंड मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा 10√3। तो दोनों ही चीजें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन हमें पता चल। चल आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। टू फैट एस्ट्रोनॉट्स ईच ऑफ मास 120 kg are traveling in a closed spaceship moving at a speed of 15 in outer space far removed from all other materialistic objects। तो जो ये पीछे डायग्राम दिया है बच्चों वो गलती से क्वेश्चन नंबर 23 का है। 23 क्वेश्चन में हमें दिया है कि दो एस्ट्रोनॉट, ये सिर्फ डायग्राम पे फोकस करना आप, ये दो एस्ट्रोनॉट है, ये दोनों एस्ट्रोनॉट जो है उनका मास दिया है 120 kg 120 kg और ये एक स्पेसशिप में जा रहे हैं और स्पेसशिप के बारे में कहा है कि ये ऑल द ग्रेविटेशनल फोर्स से सबसे दूर है, मतलब इस पे कहीं पे भी कोई फोर्स अप्लाइड नहीं हो रहा। लिखा है कि दे आर आउटर स्पेस फार रिमूव फ्रॉम ऑल अदर मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी प्रकार का इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर। द टोटल मास ऑफ द स्पेसशिप एंड कंटेंट इंक्लूडिंग द एस्ट्रोनॉट इज 660, मतलब एस्ट्रोनॉट एज वेल एज स्पेसशिप तीनों का टोटल मास जो है वो कितना दिया है भाई, 660 kg। इफ द एस्ट्रोनॉट डू स्लिमिंग एक्सरसाइज एंड thereby reduce the masses to 90 kg। अब ये कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं दोनों एस्ट्रोनॉट क्योंकि उनका वेट बहुत ज्यादा है,
तो वेट बहुत ज्यादा है, तो ये एक्सरसाइज करके क्या हो रहा है, इनका मास जो है वो 120 से कितना हो गया, 90 केजी दोनों का। तो हमें ये निकालना है व्हाट वेलोसिटी विल द स्पेस शिप मूव। तो अब हमें ये निकालना है कि अगर दोनों का मास 30 केजी रिड्यूस हो गया तो फिर अब स्पेस शिप कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा। अब ये देखने में क्वेश्चन जो है वो बहुत खतरनाक लगता है, भयानक लगता है कि ये किस तरीके से सॉल्व करेंगे, पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या होगा, देखो ये स्पेस शिप है और यहाँ पे ये दोनों जो है वो स्पेसशिप में है। अब होता यह है कि जब भी आप वेट लूज करोगे तो वो वेट लूज कहीं ना कहीं आपकी फैट लॉस जो हो रहा है वो कार्ब्स के फॉर्म में वेट लॉस होगा। अब कार्ब इज बेसिकली वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ मिक्सचर होगा। अब इसमें होगा क्या कि इन्होंने जो भी फैट लूज करी है वो कहीं ना कहीं वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में लूज होने वाली। अब ये तो सब ग्रेविटी फ्री स्पेस है, मतलब यहाँ पे किसी भी अदर पार्टिकल का ग्रेविटेशनल इंफ्लुएंस नहीं है, तो जो भी H2O होगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो कहीं ना कहीं इस स्पेसशिप के अंदर ही रहने वाला है, ये कहीं पे भी बाहर नहीं जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन्होंने वेट लूज करा है पर इनका जो वेट लूज हुआ तो वो जो फैट है या फिर कार्ब है वो H2 एंड CO2 के फॉर्म में वहीं के वहीं पे। तो एक्चुअल में टोटल मास कभी भी चेंज नहीं हुआ, जो अपना स्पेसशिप है उसका टोटल मास तो उतना ही रहा, तो उसकी वेलोसिटी में भी कोई चेंज नहीं होगा। तो जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 15 किलोमीटर पर सेकेंड वही उसकी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी। तो आंसर 15 किलोमीटर पर सेकेंड ही होगा। होपफुली आपको ये लॉजिकल चीज जो है वो समझ में आई होंगी। और इनकेस बच्चों कहीं पे भी ये क्वेश्चन में या पुराने किसी भी क्वेश्चन में आपको कहीं पे कंफ्यूजन है तो बच्चों कमेंट करके जरूर बताना, मैं जो है वो क्वेश्चन आपके डाउट्स या जो भी है वो पूरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूँ। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 24। ड्यूरिंग heavy rain, hailstones of average size 1 सेंटीमीटर of diameter, डायमीटर दिया है 1 सेंटीमीटर तो रेडियस हो जाएगी 0.5 सेंटीमीटर, मतलब 0.5 इंटू 10 पावर -2 मीटर, फॉल्स विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो हेलस्टोन्स है वो 20 मीटर पर सेकेंड से नीचे गिर रहे हैं। सपोज 2000 हेलस्टोन्स स्ट्राइक्स एवरी स्क्वायर मीटर, मतलब एक स्क्वायर मीटर में कितने गिर रहे हैं, 2000 हेलस्टोन्स। मैं यहां पे लिख देता हूं, एवरी स्क्वायर मीटर 2000 स्टोन्स जो है वो गिर रहे हैं स्क्वायर मीटर ऑफ अ 10 बाई 10 रूफ पर्टिकुलरली इन 1 सेकेंड। तो हमें ये दिया है कि अगर एरिया आपका 1 स्क्वायर मीटर के जितना हो तो उसमें 2000 स्टोन्स गिर रहे हैं, पर ये जो रूफ है वो रूफ का एरिया कितना है, 10 बाई 10 मतलब 100 मीटर स्क्वायर, तो उसमें कितने स्टोन्स गिरेंगे। अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया है तो 2000, ये 100 मीटर स्क्वायर एरिया है तो उसमें कितने स्टोन्स गिरेंगे। तो ये नंबर ऑफ स्टोन्स हो जाएंगे 2000 इंटू 100 विच इज 2 इंटू 10 पावर 5 स्टोन्स। तो जो ये रूफ है वो रूफ पर गिरने वाले टोटल नंबर ऑफ स्टोन्स आर 2 इंटू 10 पावर 5 स्टोन्स। हमें ये दिया है कि और ये जो हो रहा है वो कितने टाइम में हो रहा है, इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में इतने स्टोन्स गिर रहे हैं ऑन द रूफ। तो हमसे ये पूछा है कि अज्यूम दैट द हेल स्टोन्स डू नॉट रिबाउंड, तो ये आ रहे रूफ पे और वहीं पे रह जाए, रिबाउंड नहीं हो। तो हमें निकालना है एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द फॉलिंग हेलस्टोन ऑन द रूफ, डेंसिटी ऑफ अ हेलस्टोन इज 900। तो हमें डेंसिटी दी है 900 kg पर मीटर क्यूब। अब देखो मैं सबसे पहले डेंसिटी दी है तो मैं सबसे पहले ये स्टोन का मास निकाल लेता हूं। तो ये हमारे पास डेंसिटी हम लिखते हैं, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। तो मास ऑफ हील स्टोन हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी हमें दी है 900 और वॉल्यूम, तो अब ये जो स्टोन्स है उसका शेप जो है वो स्फेरिकल हम मान के चलेंगे। ये आप आगे जाके सरफेस टेंशन में पढ़ोगे कि वाटर ड्रॉप्स होते हैं या जो भी है
जब ऊपर से जब नीचे आएंगे तब उनका सरफेस एरिया कम करने की कोशिश करेंगे, तो सरफेस एरिया सबसे कम जो है वो स्फीयर का होता है, तो इसका शेप जो होगा वो स्फेरिकल होगा। तो वॉल्यूम हम लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब मतलब रेडियस, रेडियस इज 0.5 इंटू 10⁻²। तो ये क्या मिल गया हमें, मास मिल गया, मास ऑफ स्टोन। तो हमें ये इतनी चीजें क्वेश्चन में डेटा गिवन। अब मुझे तो फोर्स निकालना है। तो बच्चों हमने ये पढ़ा था, नेट फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। टाइम तो दिया है 1 सेकेंड, अब चेंज इन मोमेंटम निकालना पड़ेगा। चेंज इन मोमेंटम होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, पर मैं इसका मैग्नीट्यूड मान के चलूंगा, ये फोर्स के मैग्नीट्यूड की हम बात करेंगे, तो नेगेटिव साइन को अब यहाँ पे हम कंसीडर नहीं करें। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, तो यहाँ पे लिखा है कि जो हिल स्टोन्स आ रहे हैं वो डू नॉट रिबाउंड, मतलब वहीं पे ऊपर से नीचे आए और वहीं पे रह गए, ये रिबाउंड नहीं हो रहे, मतलब फाइनल मोमेंटम तो क्या हो गया, जीरो। इनिशियल मोमेंटम हम निकाल लेते हैं, तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। अब मेरा काम है सिर्फ मोमेंटम निकाल। मोमेंटम क्या होगा, देखो मोमेंटम होता है हमारा मास इंटू वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंटम होगा मास इंटू वेलोसिटी। मास हमारे पास है, मास ये रहा 900 इंटू 4π/3 इंटू 0.5 इंटू 10⁻² का क्यूब। 900 इंटू 4π/3 इंटू 0.5 इंटू 10⁻² का क्यूब इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी भी शायद उन्होंने दी है, वेलोसिटी जो है वो है 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये हिल स्टोन की वेलोसिटी जो है वो है 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसे कैलकुलेट करने पर आपको क्या मिलेगा, मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिंगल स्टोन, एक ही स्टोन की बात कर रहे हैं। हमारे पास नंबर ऑफ स्टोन्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ स्टोन्स को सर हमने निकाल लिए थे। नंबर ऑफ स्टोन्स जो है वो है 2 इंटू 10⁻5। तब यही करता है, तो फिर एक स्टोन का इतना मोमेंटम है, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा n इंटू एक का जितना हुआ, ये था हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टोन्स 2 इंटू 10⁻5। इनिशियल मोमेंटम इज 900 इंटू 4π/3 इंटू 20, 0.5 इंटू 10⁻² क्यूब। अब ये पूरा सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा इनिशियल मोमेंटम। अब मुझे तो फोर्स निकालना है, तो फोर्स कैसे निकालेंगे, फोर्स होता है हमारा, हमने हालांकि यहाँ पे लिखा था फाइनल मोमेंटम जीरो है, तो जो भी आपका इनिशियल मोमेंटम है डिवाइड बाई टाइम। टाइम जो है वो है 1 सेकेंड, और ये है आपका इनिशियल मोमेंटम। अब ये पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैं कर लेता हूं कैलकुलेट यहाँ पे, आप भी एक बार कैलकुलेटर से कर लेना। ये हो गया हमारा 2 इंटू 900 इंटू 4 इंटू पाई डिवाइड बाई 3 इंटू 20 इंटू 0.5 का क्यूब। तो ये कुछ आ रहा है 18840, 18840 इतना कुछ आ रहा है। और ये 10⁻5 10⁻−6 10⁻−1, तो ये शायद 1884 न्यूटन, या फिर इन्होंने अप्रोक्सीमेटली शायद 1900 न्यूटन दिया। तो इसमें आंसर जो होगा वो फोर्स जो होगा वो 1900 न्यूटन के आसपास मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, a ball of mass m is dropped onto a floor from a certain height. The collision is perfectly elastic. परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है बच्चों, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इज द मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो ये होती है हमारी परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। एंड बॉल रिबाउंड्स टू द सेम हाइट एंड अगेन फॉल्स। अब ऐसे कुछ दिया है, बॉल है, ये शायद आपने क्लास में भी करा होगा, ये बॉल है, यहां से ये h हाइट से गिर रही है, अब ये नीचे आई, ये बॉल यहां से h हाइट से टकरा, h हाइट से फ्री फॉल करके नीचे आई। अब हो क्या रहा है,
परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की वजह से ये नीचे आई, फिर टकरा के उतनी ही हाइट पे वापस, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो ये सोचो कि बॉल जो है वो कंटिन्यूअस मूव कर रही है एंड इलास्टिक कोलिजन की वजह से उतनी ही हाइट पे वापस जा रही है। मतलब नीचे आई फिर ऊपर, नीचे आई फिर ऊपर, नीचे आई फिर ऊपर, इसी तरीके से इसका काम चल रहा है। तो हमसे ये पूछा है, फाइंड एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉल ऑन अ फ्लोर ड्यूरिंग अ लॉन्ग टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल हमें बहुत ज्यादा लेना है। इसका मतलब क्या होगा, देखो फोर्स होता है आपका चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अगर टाइम इंटरवल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा का मतलब है हम इंफिनिटी मान लेंगे, या तो फिर मोमेंटम के कंपेयर में, चेंज इन मोमेंटम के कंपेयर में टाइम इंटरवल बहुत ज्यादा। अगर टाइम इंटरवल बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है कि इस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। बॉल पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो। अब बॉल का एफबीडी ड्रॉ करते हैं, तो बॉल पे एक तो फोर्स लगेगा ड्यू टू ग्रेविटी और एक होगा ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या है, फ्लोर ने बॉल पर लगाया हुआ फोर्स, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन, एंड mg जो है वो ग्रेविटी की वजह से बॉल पे लगने वाला। अब अगर नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब है नॉर्मल फोर्स किसके इक्वल होना चाहिए, mg के इक्वल, तभी जाके नेट फोर्स जीरो होगा। अब हमसे तो क्या पूछा है, एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉल ऑन फ्लोर। तो ये बॉल ने फ्लोर पे कितना फोर्स लगाया होगा। अगर फ्लोर ने बॉल पे नॉर्मल रिएक्शन जितना लगाया, तो उतना ही फोर्स बॉल ने फ्लोर पे लगाया होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, नॉर्मल रिएक्शन क्या है, फ्लोर ने जितना फोर्स अप्लाई करा बॉल पे, तो फ्लोर ने बॉल पे नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करा, तो बॉल ने भी फ्लोर पे क्या अप्लाई करा होगा, नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल है, mg के इक्वल। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, इक्वल टू mg। तो जो सही आंसर हो जाएगा इसमें mg के जी। तो आज हमने बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 से 25 कर लिए। आज टाइम कम था इसलिए 5 क्वेश्चन ही कर पाए। नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक आप खुद प्रैक्टिस करते रहो एंड प्रिपरेशन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से करते रहना। ऑल द बेस्ट।